प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम के पहले चरण का लोकार्पण किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू। पहले दिन सदन में दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित कर कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 133 करोड़ 24 लाख कोरोना टीके लगाए जा चुके हैं। और भारत की हरनाज संधू 2021 की मिस यूनिवर्स चुनी गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम के पहले चरण का लोकार्पण किया। इस अवसर पर 3000 से अधिक संत और पदाधिकारी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री पहले काल भैरव मंदिर पहुंचे, जिन्हें काशी का रक्षक माना जाता है। उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना भी की। उसके बाद प्रधानमंत्री गंगा जल लेकर काशी विश्वनाथ गलियारे से होते हुए काशी विश्वनाथ धाम गए। यहाँ पर सड़कों के किनारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दर्शन के लिए, उन्हें देखने के लिए आतुर है, स्वागत के लिए तैयार हैं। छोटे छोटे बच्चे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देने के लिए भक्ति मुक्तिदायकं प्रशस्ताचार्य विग्रहम्। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने परिसर में उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि बाबा विश्वनाथ धाम नए भवन का परिसर नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि हम बाबा विश्वनाथ के नव्य और भव्य स्वरूप का लोकार्पण कर रहे हैं। विश्वनाथ धाम परियोजना के पूरा होने से यहां हर किसी के लिए पहुंचना सुगम हो गया है। हमारे दिव्यांग भाई बहन, बुजुर्ग माता पिता सीधे बोर्ड से जेटी तक आएंगे। जेटी से घाट तक आने के लिए भी एस्केलेटर लगाए गए हैं। वहां से सीधे मंदिर तक आ सकेंगे। संकरे रास्तों की वजह से दर्शन के लिए जो घंटों तक का इंतजार करना पड़ा था, जो परेशानी होती थी, वो भी अब कम होगी। पहले यहां जो मंदिर क्षेत्र केवल 3000 वर्ग फीट में था, वो अब करीब 5 लाख वर्ग फीट का हो गया। गौरतलब है कि काशी विश्वनाथ धाम के पहले चरण का निर्माण कार्य 3 अरब 39 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया गया है। इस परियोजना से काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा घाट से जोड़ा गया है। परियोजना के पहले चरण में 23 भवनों का उद्घाटन किया गया। यहाँ रैंप, एस्केलेटर और अन्य सुविधाओं का भी प्रावधान किया गया है, ताकि दिव्यांगजन और बुजुर्ग भी आसानी से बाबा के दर्शन कर सकें। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन आज सदन में दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिसके बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही प्रारंभ होते ही विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने निधन का उल्लेख करते हुए दिवंगतों का जीवन परिचय दिया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान वर्तमान छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य दिवंगत देवव्रत सिंह, पूर्व लोकसभा सांसद गोंदिल प्रसाद अनुरागी,
पूर्व राज्य मंत्री राजेंद्र पाल सिंह भाटिया, पूर्व संसदीय सचिव युद्धवीर सिंह जुदेव, अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व राज्य मंत्री मूलचंद खंडेलवाल, अविभाजित मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व सदस्य मनुराम कच्छ और बीते 8 दिसंबर को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में दिवंगत देश के CDS जनरल विपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी दिवंगतों के परिवारजनों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मध्य प्रदेश के विधानसभा में और छत्तीसगढ़ की विधानसभा में जो सदस्य रहे उसे छोड़ने पड़ा, उसे श्रद्धांजलि हम लोग दी। और साथ ही जो 8 दिसंबर को CDS विपिन रावत जी, धर्मपत्नी और साथ ही अन्य 11 अधिकारी और सेना के जवान जो शहीद निधन हुआ, वो एक अपूर्णीय क्षति पूरे राष्ट्र के लिए और उस घटना से पूरे देश को झकझोर दिया। वहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने मीडिया से बातचीत में बताया कि अविभाजित मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा में सदस्य रहे दिवंगत नेताओं को सदन ने आज श्रद्धांजलि दी है। इस दौरान सभी दिवंगतों के सम्मान में 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें नमन किया गया। दिवंगतों को आज प्रथम दिवस में उनको श्रद्धांजलि दी गई है, जिसमें मुख्य रूप से हमारे साथी देवराज सिंह जी साथ में काम करते रहे और होनहार रहे। अल्प समय में चले जाना निश्चित रूप से हम सबके लिए दुख का विषय है। गोदी नलरागी जी, मूलचंद खंडेलवाल जी और युद्धवीर सिंह जी तो बहुत ही 39 साल की उम्र में चले गए। इसी प्रकार से हमारे बस्तर के कसलोर के हमारे विधायक रहे और हमारे जो डिफेंस के प्रमुख विपिन रावत जी, जो हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 13 साथियों के साथ चले गए, उन सबको आज श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज उन बहादुर सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने वर्ष 2001 में आज ही के दिन आतंकी हमले में भारतीय संसद की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। अपने ट्वीट संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए सदा कृतज्ञ रहेगा। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने 2001 के संसद आतंकी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। श्री नायडू ने कहा कि राष्ट्र शहीदों का सदैव ऋणी रहेगा। उन्होंने कहा कि आतंकवाद मानवता और विश्व शांति के प्रति बड़ा खतरा है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया के सभी देशों को एकजुट होकर आतंकवाद की बुराई से निपटना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2001 में संसद पर हुए हमले के दौरान ड्यूटी पर तैनात शहीद हुए सुरक्षा बलों को श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा और सर्वोच्च बलिदान सभी नागरिकों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 133 करोड़ 24 लाख कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इस समय 91,456 लोगों का इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों के 1% से भी कम है। स्वस्थ होने की दर 98.37% है, जो पिछले साल मार्च के बाद सबसे ज्यादा है। देश में अब तक 65 करोड़ 66 लाख कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। इधर छत्तीसगढ़ में पॉजिटिविटी दर 1% से भी कम है। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 25 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 17 जिलों में कल कोरोना संक्रमण का नया मामला नहीं आया है। प्रदेश में अब तक 10,07,200 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज मिल चुके हैं, जिनमें से 9,93,200 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में 379 कोरोना संक्रमित मरीजों का प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। इस बीच कोंडागांव जिले के सभी 576 गांवों में कोरोना टीकाकरण तिहार आयोजित किया गया। इसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, कोटवार, शिक्षक, सचिव, मितानिनों, ANM, ग्रामीण स्वास्थ्य अधिकारी सहित सरपंच, पंच और गांव के पुजारी ने भी अपना सहयोग दिया।
टीकाकरण तिहार में 58,370 लोगों का टीकाकरण किया गया। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 54,448 लोगों का और नगरीय क्षेत्र में 3,912 लोगों का टीकाकरण किया गया। कोंडागांव जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी और टीकाकरण नोडल अधिकारी प्रेम प्रकाश शर्मा ने दूरदर्शन समाचार से बातचीत में बताया कि एक बड़ा वर्ग जागरूकता के अभाव में टीकाकरण से वंचित था, जिसके लिए टीकाकरण तिहार की योजना बनाई गई। इस कार्यक्रम के जरिए जिले की 98,000 आबादी का टीकाकरण किया जाना है। इसके लिए जिले की 383 ग्राम पंचायतों में एक सेक्टर अधिकारी और 3 ग्राम पंचायतों में एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई है। साथ ही इसके लिए 383 ग्राम पंचायतों में सभी जगह ग्राम पंचायत नोडल की नियुक्ति की गई है। साथ ही हर 3 ग्राम पंचायत पे एक सेक्टर अधिकारी की नियुक्ति की गई है और इन सब के सहयोग से, साथ ही हमारे कोंडागांव जिले के सभी जनप्रतिनिधियों और मीडिया के साथियों के सहयोग से हमने पर्याप्त प्रचार प्रसार किया है कि कोरोना टीका तिहार में लोग आएं और अपने आप को वैक्सीनेट कराएं और आने वाली जो संभावना है तीसरी लहर की, उससे अपने आप को सुरक्षित करें। अभी 2 बजे की स्थिति में लगभग 41,540 लोगों को वैक्सीनेशन किया जा चुका है और अभी ये अभियान जारी है। नोडल अधिकारी ने बताया कि कोरोना टीकाकरण तिहार को लेकर लोगों में सुबह से ही उत्साह देखने को मिला। कई ग्रामों में लोगों की बढ़ती संख्या को देखकर जिला प्रशासन द्वारा अन्य जिलों से टीकाकरण दलों को लाकर निर्बाध रूप से टीकाकरण कार्यक्रम को संचालित किया गया। कोरिया जिले के बैकुंठपुर और चर्चा में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं, जिसके लिए जिला स्वीप नोडल अधिकारी उमेश जायसवाल के नेतृत्व में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके तहत रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें 3 दर्जन से अधिक प्रतिभागियों ने रंगोली के जरिए मतदाताओं को मतदान करने का संदेश दिया। रंगोली प्रतियोगिता में कुल 37 प्रतिभागियों ने भाग लिया। रंगोली में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। बैकुंठपुर नगर पालिका परिषद की सीएमओ मुक्ता चौहान ने बताया कि प्रशासन के सहयोग से मतदाताओं को जागरूक करने विविध अभियान चलाया जा रहा है। जिला प्रशासन, नगर पालिका, आंगनबाड़ी एवं समस्त अपना प्रशासन, उसके सब सहयोग से हम लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं और इस पे हम लोगों ने आज रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया है, जिसमें बच्चे, महिलाएं सभी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और हमारा उद्देश्य है कि सभी अपने अपने मत का प्रयोग करें, 100% मतदान करें। वहीं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कुणाल दुदावत ने दूरदर्शन समाचार से बातचीत में बताया कि 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए मतदाता जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। कोरिया जिले में वर्तमान में 2 नगरीय निकाय में नगर पालिका बैकुंठपुर और नगर पालिका पंचायत सिद्धपुर चर्चा में जो है स्थानीय निर्वाचन प्रक्रियाधीन है। उसके लिए निर्वाचन की तारीख 20 दिसंबर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित की गई है। इसी के संबंध में 100% मतदान सुनिश्चित कराने के लिए स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत, जावो थीम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम, मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि जागरूकता कार्यक्रमों में लोग बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। भारत की हरनाज संधू 2021 की मिस यूनिवर्स चुनी गई है। 21 वर्षीय हरनाज ने आज सुबह इजराइल के इलियट में आयोजित प्रतियोगिता में मिस यूनिवर्स का ताज जीता। हरनाज ने ताज हासिल करने के लिए पैराग्वे और दक्षिण अफ्रीका के प्रतियोगियों को पीछे छोड़ दिया। मौजूदा मिस यूनिवर्स मेक्सिको की एंडिया मेजा ने अपनी उत्तराधिकारी को ताज पहनाया। भारत इससे पहले 2 बार यह प्रतिष्ठित ताज जीत चुका है। 1994 में सुष्मिता सेन और 2000 में लारा दत्ता मिस यूनिवर्स चुनी गई थी। चंडीगढ़ की हरनाज अब इन अतुल्य महिलाओं की श्रेणी में शामिल हो गई है। दर्शकों, आज़ादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज की इस कड़ी में हम बात करेंगे 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करने की। This Constituent Assembly declares its firm and solemn resolve 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। Proclaim India as an independent sovereign republic
and to draw up for her future governance a constitution. ये प्रस्ताव उन लोगों की आकांक्षा था जो संविधान बना रहे थे और बाद में यही प्रस्ताव भारतीय संविधान की प्रस्तावना बना। सभा में 16 और 19 दिसंबर के बीच इस प्रस्ताव पर व्यापक बहस हुई। 21 जनवरी 1947 को एक बार फिर प्रस्ताव पर चर्चा हुई। इस विचार विमर्श के दौरान संविधान सभा में प्रस्ताव के उद्देश्यों और संबंधित राजनीतिक संदर्भ के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। इनमें रजवाड़ों की रियासतों के भारत में विलय के बाद की स्थिति, संघवाद, अल्पसंख्यकों के अधिकारों और सामाजिक आर्थिक अधिकार जैसे पहलू भी शामिल थे। विभिन्न चर्चाओं में व्यापक विचार विमर्श के बाद अंत में 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सदस्यों को संकेत दिया कि प्रस्ताव पर मतदान करने का समय आ गया है। उन्होंने अंग्रेजी और हिंदी में प्रस्ताव पढ़ा। श्री मोहनलाल सक्सेना ने उसका उर्दू अनुवाद पढ़ा। उसके उपरांत संविधान सभा के सदस्यों ने मतदान किया और सभी सदस्यों ने खड़े होकर प्रस्ताव स्वीकार किया। इस प्रस्ताव का उद्देश्य भारत की भावी तस्वीर की कल्पना करना था। संविधान कुछ लोगों ने बनाया जो सभा में उपस्थित थे, लेकिन वो प्रत्येक भारतीय का संविधान था। We, the people of India. हम भारत के लोग। संविधान अनेक भारतीयों की आकांक्षा है और ये कहानी इन प्रस्तावों से शुरू हुई थी जो बाद में भारत के संविधान की प्रसिद्ध प्रस्तावना के रूप में सामने आई। Having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।